ठीक है, तो अपन अभी तक बेसिक्स ही कर रहे हैं। कल मैंने केस लॉ का फॉर्मेट बताया, वापस एक बार रिवाइज करा के देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है तुमको, एप्लीकेबल लॉ, बराबर। एप्लीकेबल लॉ लिखते हैं सबसे पहले, क्या लिखोगे यहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013। फिर अगर एप्लीकेबल सेक्शन, सेक्शन नंबर कुछ होगा जो तुम श्योर हो कि यही है सेक्शन नंबर, 100% श्योर हो कि यही है सेक्शन नंबर, तो ही ये लिखना है, वरना मत लिखो। एप्लीकेबल लॉ, एप्लीकेबल सेक्शन, फिर फैक्ट्स, मतलब केस क्या है उसका वो थोड़ा सा ब्रीफ में लिख देने का। यूजुअली क्वेश्चन जो रहता है ना एग्जामिनेशन में, वही लिखना रहता है। मैं बताऊंगा, ये अपना चैप्टर होने के बाद में डिस्कस भी करूंगा एक आधा पेपर। फैक्ट्स, फिर इश्यूज, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, और हमेशा वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। फिर प्रोविजंस, तुमको यहाँ पे लॉ के प्रोविजंस लिखने हैं, और फिर एट द एंड तुम्हारा कंक्लूजन कि भाई आंसर क्या है तुम्हारा। एग्जामिनर ना ये चेक करेंगे, ना ये ना ये ना ये मेन है और ये मेन, ठीक है। पर अगर ये तुमने लिखा नहीं, सिर्फ डायरेक्टली ये लिखा ना, तुमको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ये जो एक फॉर्मेट है, एग्जामिनर को क्या समझेगा, अगर तुमने ये थोड़ा सा बराबर भी लिखा है ना, उसको क्या समझेगा, यू आर लिटरेट, तुमको आता है कंपनी लॉ। तो थोड़े बहुत तुमको अगर 50 मतलब 50 के आसपास हो तुम, 47 46 के आसपास हो, तो मे बी तुम 50 के भी आगे निकल जाओगे। वाई, बिकॉज ही विल बी अंडर एन इम्प्रेशन कि तुमको आ रहा है, ऐसे बप्पारे नहीं मार रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा ध्यान देना है। चलो अभी केस देखते हैं अपन, न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक अलग केस है, ठीक है। अब तक अपन ने क्या पढ़ा, शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों अलग है। कौन से केसेस पढ़े थे अपन ने, 3 केसेस पढ़े थे, सोलोमन एंड सोलोमन वाला, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग वाला, और वो कॉन्डोलिटी का। सोलोमन एंड सोलोमन में क्या था कि उसने अपना बिजनेस, एक कंपनी बनाई और उसको बेच दिया, वो बिजनेस बंद हो गया। उसने जब बिजनेस बेचा था तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिए थे, और कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे। तो उसका मतलब वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बोलना क्या था कि पैसा सोलोमन को जाना ही नहीं चाहिए, पैसा पहले हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सोलोमन एंड सोलोमन लिमिटेड आर सेम पर्सन। तो कोर्ट ने क्या बोला, ऐसा नहीं है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में क्या हुआ था, ली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी था, ओनर भी था, और वो एम्प्लॉय भी था। वो मर गया, उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था। पर वो जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या बोले, ही कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय, उसकी खुद की कंपनी, वो खुद को कैसे पैसा देगा, बिकॉज ली एंड द कंपनी आर सेम। तो वापिस वही डिसीजन की दोनों कंपनीज अलग है। फिर कॉन्डोलिटी में क्या था, उन्होंने अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया था, राइट। उन्होंने जो अपने कुछ असेट्स है वो कंपनी को बेच दिए थे, और उस पर टैक्स आने वाला था। वो क्या बोले कि हम ही वहां पे शेयर होल्डर्स है, हमने खुद को ही बेचा है, तो खुद को बेचने पे टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो सेल वाला ट्रांजैक्शन ही नहीं। पर फिर कंपनीज एक्ट में ये डिसीजन, मतलब ये इंडिया का ये डिसीजन आया कि खुद को बेचा है, पर वो कंपनी खुद का नहीं होता, कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी। तो सेपरेट आइडेंटिटी होने की वजह से तुमने खुद को बेचा ही नहीं, इसलिए टैक्स लगेगा। ये 3 केसेस डिस्कस किए थे अपने, आगे जाते हैं आज, ठीक है। ये केस हटके अलग है, इसलिए देखो इसको अलग बॉक्स भी दिया, एक्सेप्शन, इसके ऊपर लिख दे, लिख अभी, ठीक है, तुम्हारे तो मॉड्यूल आएंगे। एक्सेप्शन टू द केस, मालूम है ना तुमको, मॉड्यूल आईसीआई की वेबसाइट पे तुमको मिल जाएंगे, तुम ये पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। किसी को अगर चाहिए तो एक मैसेज डाल दो, आई सेंड इट, ठीक है। एक्सेप्शन टू द केस, हाँ, एक्सेप्शन टू द क्या बोलते हैं, रूल दैट शेयर होल्डर्स एंड कंपनी इज डिफरेंट, ये एक एक्सेप्शन है, पर ठीक है। देखते हैं अभी, न्यू होराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया का केस है। एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर कैन बी रिगार्डेड एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी, ये डायरेक्टली क्या है बोल रहे हैं, कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, बहुत गलत रहता है। और फिर क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, पहले कंक्लूजन लिख देने का, फिर प्रोविजंस लिखने का, और फिर नीचे नीचे, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पहले प्रोविजंस लिखते, फिर फैक्ट्स लिखते, फिर इशू लिखते, कुछ भी करते हैं। देखो एक फॉर्मेट होता है कि क्या है, मतलब स्टोरी शुरू कैसे हुआ, फिर एंड कैसे हुआ, कॉमन सेंस से ऐसे ही जाना चाहिए ना। पर कुछ बुक्स या फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, पहले एंड कर दो और फिर पीछे लेके जाओ, मतलब वो इंसेप्शन जैसा करो, या फिर वो मेमेंटो करके एक मूवी था, इफ एनीवन हैज सीन इट, मतलब एंड से स्टार्ट में लेके जाने का मूवी, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। The tender of the company New Horizons for publication of telephone directory was not accepted by the tender evaluation on the ground that company had nothing on record to show that it had technical experience to be possessed to qualify for tender. हुआ क्या था, एक बताता हूँ। ये जो न्यू होराइजन्स लिमिटेड था, ये एक कंपनी था, ठीक है। फिर बीएसएनएल या एमटीएनएल जो भी, उन्होंने वो जो डायरेक्टरीज आती थी पुराने जमाने में, ऐसे बड़ी बड़ी डायरेक्टरी आती थी, किसी के सर के ऊपर फेंका आदमी मर सकता था, इतनी हेवी रहती थी वो टेलीफोन। आई एम नॉट किडिंग, सच में।
तो इसमें वो टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रिंटिंग इनको चाहिए था, पर ये कंपनी जस्ट न्यूली फॉर्म थी। इट हैड नथिंग ऑन एन एक्सपीरियंस टू शो कि वो काम कर सकते या नहीं कर सकते। ये जो न्यू हॉराइजन्स था उसको पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, पर इसको जो फॉर्म करने वाले शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, इसको जो फॉर्म करने वाले, देखो ये जो शेयर होल्डर्स थे कौन कौन थे, थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड, लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एंड वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड एज वेल एज इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सारे लोग उसमें जॉइंट वेंचर में थे, मतलब 4 कंपनीज ज्वाइंट में मिलके उन्होंने ये नया कंपनी फॉर्म किया था। और ये जो चारों कंपनी, ये देखो प्रेस इंडिया, मीडिया इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, इन्होंने ऐसे प्रिंटिंग किया था। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नमेंट का टेंडर था, उन्होंने बोला था कि 2 साल का तो भी मिनिमम या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनके पास था वैसा एक्सपीरियंस, राइट। ये सारे जो लोग हैं इनके पास था। देखो फिर अभी सीइंग थ्रू द व्हील, व्हील मतलब क्या रहता है, पर्दा, कर्टन। व्हील मतलब क्या रहता है, कर्टन। ये तुमने थोड़ा सा सीसेट में पढ़ा होगा कि कंपनी का व्हील क्या रहता है, पर्दा रहता है, कि पर्दे के पीछे झांका। यूजुअली अपन क्या देखते हैं, कंपनी देखते हैं, शेयर होल्डर्स कौन है वो इरेलीवेंट है। पर यहाँ पे न्यू होराइजन के शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं, भले ही कंपनी को एक्सपीरियंस नहीं, बट कंपनी चलाने वाले तो देखो हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एंड बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी कैन टेक दिस जॉब क्वाइट इजीली। तो उन्होंने गवर्नमेंट मतलब ये कोर्ट में उन्होंने कंटेंशन पेश किया। Seeing through the wheel on the face of New Horizons, it was found that as a result of reorganization, company was functioning as a joint venture. काफी लोगों का मिश्रण था, देखो ये। And Mr. Arun Puri hold 60% and the Singapore based hold 40%. ये जो 3 कंपनीज थे वो 60% होल्ड कर रहे थे, और वो जो IIPL था वो 40%. Both groups have contributed towards the resources. Company is in a nature of partnership between Indian group and Singapore based, where they will contribute assets and risk. वो लेना देना नहीं। In respect of such joint venture, the experience of company can only mean experience of constituents of the joint venture। बराबर ना। तो एक्सपीरियंस कंपनी का नहीं है, बट ये जो शेयर होल्डर्स है उनका तो है। तो एंड सिंगापुर बेस्ड न्यू होराइजन्स एंड अनदर। तो फिर कोर्ट ने माना कि हम लोग पर्दा उठा देंगे। यूजुअली अपन सिर्फ न्यू होराइजन को चेक करते थे, उसका एक्सपीरियंस नहीं, केस उधर ही खत्म होता था, कॉमन सेंस है। बट ये एक कोर्ट का डिसीजन एकदम डेंजरस है। यहाँ पे क्या बोला, नहीं ठीक है हम लोग देखेंगे नहीं, पर्दे के पीछे झांक के देखेंगे कौन कंपनीज है। और फिर इस केस के बाद क्या हुआ, फिर पर्दे के पीछे कौन बैठा है ये झांकना डिसाइड हो गया। ये मतलब ये एक वैलिड पॉइंट हो गया कि जस्ट ऐसे ब्लैंकेट लेके ऐसे सर मतलब आंखों के ऊपर पट्टी बांध के कि नहीं एक कंपनी उसके शेयर होल्डर गए तेल लेने, ऐसा नहीं। अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट विल उठाया जा सकता है कि कंपनी के पीछे कौन है, who is running the company और who is behind the facade of the company। तो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे देखा जाएगा। ये केस से शुरू हो गया वो। तो दिस वॉज एन एक्सेप्शन। अब तक अपन ने क्या पढ़ा, शेयर होल्डर अलग कंपनी अलग, राइट। पर ये केस में ऐसा नहीं, मेंबर्स ही तो कंपनी बनाते हैं, तो मेंबर का एक्सपीरियंस विल बी रिगार्डेड एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। तो ये कंक्लूजन था इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स थे, ये काफी सारे फैक्ट्स है, फिर इश्यूज छोटे हैं, और फिर यहाँ पे थोड़े ये भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा तुमको टेक्निकली देखना है। मैंने इसलिए बोला कि जब तक तुम फोटो नहीं भेजते हो, आई कैन नॉट से वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। और मैंने अगर तुमको लिख के बता दिया ना, आई हैव 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सारा लिखा है, ठीक है, उन्होंने ये बहुत प्रॉपरली लिखा है, बट फिर सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में तो कुछ मतलब नहीं बनता। एंड मेमोरी रिटेन रहता है, नॉट बाय रिवाइजिंग इट। मतलब ऐसे सिर्फ लर्न करके रिवाइज नहीं होता प्रॉपरली, जितना लिख के होता है। सो ये लिखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स पे थे अपन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी था ये सेकंड पॉइंट। इतने उसमें केसेस भी थे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, बराबर। अभी अपन आगे जाते हैं, ठीक है। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, बराबर। उसका एक्चुअल में कुछ एग्जिस्टेंस है क्या, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग्स, बराबर। कंसिडर्ड एज लीगल पर्सन हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, सी एंड बी स्यूड बाय अदर्स, केस भी दूसरे पे हो सकता है। ये आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है सिंस इट इज इनविजिबल, दिखता है क्या वो, नहीं। इंटेंजिबल, टच फील सेंस कर सकते हैं क्या कंपनी को, नहीं। एग्जिस्टिंग ओनली थ्रू द कंटेम्पलेशन, मतलब क्या, आइज ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ की नजरों में वो जिंदा है, बाकी कंपनी तो लोग ही बनाते हैं। रिलायंस कौन बनाया, किसने बनाया, देखो 2 रिलायंस का एग्जांपल है। एक अनिल अंबानी जिसने पूरा रिलायंस तबाह कर दिया, ही इज बैंकरप्ट, एंड एक मुकेश अंबानी who is growing stronger and stronger, he is in top 8 last time। अभी ठीक है स्टॉक मार्केट गिर गया, but he was in top 8, top 6 में भी था वो for some brief moment in the whole world, right। तो मेक और ब्रेक रहते हैं ना, कंपनी एट द एंड वही तो बनाते हैं। केस देखो यहाँ पे,
कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन का, यूनाइटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादिर इंटरनेशनल. In this case, question arose whether a company is entitled to sue as an indigent poor person under the rule of CPC 1908. अपने लॉ में एक बहुत भारी प्रोविजन है. देखो लॉ कैसे बनता है वापिस, सबसे पहले पार्लियामेंट लॉ बनाता है, फिर पुलिस या फिर जो भी अथॉरिटी है वो एडमिनिस्टर करती कि लॉ सच में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, एडमिनिस्टर. और लास्ट एक बार पुलिस ने पकड़ लिया तुमको तो कोर्ट में क्या चलता है, केस. ये कोर्ट फिर सही मतलब ये डिसीजन देते हैं कि केस सही है या गलत है, पकड़ा बराबर है या लॉ बराबर है, कोर्ट दोनों का डिसीजन देता है. ठीक है, अगर एक लॉ बना, अभी ऐसे लॉ बना है कि एक टाइम पास लॉ, ठीक है, तुम्हारे लिए एकदम बुरी बात है, अनाउंस करता हूँ कि सिगरेट अभी छुट्टी मिलना बंद हो गया. ठीक है, एकदम टाइम पास में ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिगरेट्स अभी लूज सिगरेट्स बंद हो गया है. तो आई डोंट नो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, शायद से मतलब अभी मतलब इसका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या, मतलब अभी पैक खरीदना पड़ेगा. आई थिंक सो कि सिगरेट्स अभी बेचना ऐसे टपरी पे वगैरह उन्होंने बंद कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं वैसा है. आई हैव नॉट सीन दैट लॉ बिकॉज ऑब्वियसली इट डजंट अफेक्ट अस, आई होप. ठीक है, तो अभी पुलिस, अभी अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लूज सिगरेट्स लेना बंद है, पुलिस वालों ने तुमको पकड़ लिया सिगरेट लेते हुए. ऐसा नहीं होगा तुम डायरेक्ट जेल में सड़ जाओगे, चक्की पे चक्की पीसोगे, वैसा नहीं रहता वो. क्या होगा, तुमको वो कोर्ट लेके जाएंगे एंड कोर्ट में तुमको डिसीजन मतलब कोर्ट जो कोर्ट का जज है वो डिसीजन देगा कि पेनल्टी कितना बैठना चाहिए एंड तुमने क्राइम किया है या नहीं किया. यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग, इवन द पुलिस हैव टू प्रूव एवरीथिंग. मर्डर भी हुआ ना, इवन इफ आई किल 10 पीपल इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, पुलिस आए और मैंने उनके सामने 10 लोगों को भी मारा है, स्टिल प्रूव करना पड़ता है कि मैंने ही वो मर्डर किया है. वो प्रूव इजीली होगा वो बात अलग, बट स्टिल प्रूव करना पड़ता है. मतलब ये मतलब आई विटनेसेस भी रहेंगे, पूरा फोन पे रिकॉर्डेड भी रहेगा, स्टिल कोर्ट में केस चलता है. भले थोड़े टाइम के लिए चलेगा बट कोर्ट में केस चलेगा ही. राइट, तो कोर्ट डिसीजन देगा, बट कोर्ट के लिए तो बहुत खर्चे आते हैं, कोर्ट की फीस भरनी पड़ती है, वहां पे स्टैंप ड्यूटी जैसा रहता है, मतलब फिर और लॉयर की फीस भरनी पड़ेगी. कहाँ से इतना पैसा आएगा, गरीबों के पास पैसा रहता है क्या, गरीबों के पास कुछ पैसा ही नहीं रहता, इसलिए वो कोर्ट में केस नहीं लड़ पाते और वो जेल जाते हैं. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसको लॉयर का कोर्ट फीस का खर्चा अफोर्डेबल नहीं है तो फिर वो कोर्ट के पास आ सकता है, बोल सकता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोर्ट उसको एक कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर दे देगा और उसको कोर्ट फीस भरने की जरूरत नहीं है. ये पुअर पर्सन के लिए रूल है, गरीब लोगों के लिए रूल है. ठीक है, तो अभी कोई एक गरीब कंपनी है केस कर मतलब ये क्लेम कर सकता है क्या, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है, कोई अगर गरीब व्यक्ति है, if there is a poor person and he is not able to afford lawyer fees and court fees, the court will provide for the same. but अभी वो पर्सन में कंपनी आएगा या नहीं आएगा, परमिट पर्सन टू, वही देखो फॉर इंडिजेंट या पॉपर मतलब गरीब व्यक्ति, इफ दे आर अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, द अपीलेंट, ये जो था ना खादिर इंटरनेशनल एकदम बुक्कड़ हो गया था, ऐसा ही नहीं था, वो बोले हम लोग गरीब है हमको लॉयर चाहिए. The appellant in the case had objected on the contention that company which had sought permission as an indigent person, appellant being a public company, it was not a person within the purview. पर पर्सन में कंपनी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो पर्सन में कंपनी नहीं आना चाहिए. बट देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड पर्सन इंक्लूडेड एनी कंपनी एज एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो एक लैंडमार्क डिसीजन ऐसा आया कि पर्सन में कंपनी इंक्लूडेड है, दो पर्सन मतलब पर्सन के से अपने को दिखता है, कंपनी दिखती नहीं, स्टिल कंपनी विल बी ट्रीटेड एज पर्सन बिकॉज अपन क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन का पॉइंट है, उसमें कंपनी माना चाहिए. ठीक है, तो कंपनी के पास अगर पैसा नहीं है तो उनको भी कोर्ट अपॉइंटेड एक पर्सन मिल सकता है. वर्ड पर्सन हैज बीन गिवन मीनिंग इन द कंटेक्स्ट इट वाज यूज्ड एज अ बेनोवलेंट, बेनोवलेंट मतलब बेनिफिशियल प्रोविजन विच एन एक्सटेंडेड मीनिंग. कंपनी में फाइल सूट एज एन इंडिजेंट, गरीब व्यक्ति जैसे सूट वो फाइल कर सकता है, सूट मतलब केस. कंपनी सिटीजन रहती है क्या, ये अपन देखते हैं. कंपनी यूजुअली सिटीजन नहीं रहती क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, पासपोर्ट अगर किसी का होगा तो अपन बोलते कि जिसका जो कंट्री का पासपोर्ट है वो उस कंट्री का सिटीजन है, ऐसा नहीं होता, ये वहम है. आई कैन हैव अ पासपोर्ट ऑफ यूके बट आई विल बी लिविंग इन इंडिया. आई कैन हैव अ पासपोर्ट ऑफ यूके बट माई परमानेंट रेसिडेंसी में मतलब मेरी सिटीजनशिप किसकी हो सकती है, यूएस की, और मैं इंडिया के मैं रह सकता हूँ, कुछ भी चलता है. देखो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज सिटीजनशिप, फिर रेसिडेंसी. रेसिडेंसी मतलब तुम किधर रह रहे हो और सिटीजनशिप मतलब तुम कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो, और ओरिजिन मतलब तुम क्या ओरिजिन के हो. एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है,
ओरिजिन तो ऑब्वियसली मेरा इंडियन ही है। लेट्स से बाद में मैं शिफ्ट हो गया यूएस में, मेरे को इंडिया का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगता, मैं यूएस में शिफ्ट हो गया, तो मैं 10-15 साल वहां पे रहा और मेरे को वहां पे सिटीजनशिप मिल गया, यूएस में मैं शिफ्ट हो गया, मेरे को यूएस भी बहुत बोर हो गया, मैंने सिटीजनशिप रखा यूएस का और मैं बाद में कनाडा में रहने निकल गया। देखो मेरा ओरिजिन कौन सा, मतलब जो अपन जो रेस से बिलोंग करते हैं इंडियन, मैं कौन सी कंट्री का मेरे पास सिटीजनशिप है, यूएस का, पर मैं रहता कहाँ पे हूँ, कनाडा। ये तीनों चीजें अलग रह सकती है, तीनों चीजें सेम नहीं रह सकती। अपन मेजोरिटी लोग ओरिजिन इंडियन है, सिटीजनशिप भी इंडियन है और रहते भी इंडिया में ही, बराबर। तो कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं कहला सकता, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि वहां पे कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं होता, कंपनी इज नॉट अ पर्सन, तो कंपनी का कभी सिटीजनशिप नहीं हो सकता। बाकी देखते पॉइंट्स, कंपनी का ओरिजिन रह सकता है या रेसिडेंसी रह सकता है, क्या हम चेक करते हैं। इन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस वो कमिश्नर चीफ टैक्स ऑफिसर, ऐसा कुछ तो बेसिकली हो, सुप्रीम कोर्ट है दैट द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन दो लीगल पर्सन हो, सिटीजन कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। ये समझा क्या, 3 पॉइंट्स, एक रहेगा सिटीजन का, एक रहेगा ओरिजिन का, एक रहेगा रेसिडेंट। तो कंपनी सिटीजन कभी भी नहीं बन सकता। नेवरदलेस उसको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, सच एज राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन, मतलब कंपनी में चोरी हो गया, कंपनी के जो लोग हैं वो पुलिस वालों को बुला सकते हैं क्या, ये प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन ना। अगर किसी ने पर्स वगैरह चोरी किया तुम्हारा, तो तुम फोन कर सकते हो पुलिस वालों को और वो पुलिस वाले लगेज तुम्हारी हेल्प करेंगे, ट्राई तो भी करेंगे या फिर पैसे मांगेंगे, जो भी। बट फंडामेंटल राइट तो है ही तुम्हारा, राइट टू इक्वालिटी, मतलब सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट, मेन वीमेन विल बी कंसिडर्ड इक्वली इन द आईज ऑफ लॉ, बराबर। भले होता नहीं है सैडली है, बट फंडामेंटल राइट है अपना। सेक्शन 2F ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन। तो यहाँ पे लीगल पर्सन नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल पर्सन आएंगे, मतलब अपन जैसे। केस देखते हैं इसका, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ ये तुमको मालूम है ना केस कैसे होता है, देखो ये जो पहला है आरसी कूपर, मतलब जिसने केस किया उसको ही क्या बोलते हैं फिर, प्लेंटिफ। जिसने केस किया प्लेंटिफ, प्लेंट मतलब क्या, एक डॉक्यूमेंट, गुहार लगाते हो, भीख मांगते हो कोर्ट से, क्या हमारे केस ले लो। प्लेंटिफ मतलब जिसने केस किया, वर्सेस ये जो दूसरा पार्टी रहता है उसको कौन बोलते हैं, डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मतलब जिसने केस किया, डिफेंडेंट मतलब जो केस डिफेंड कर रहा है। या फिर केस अगर ये हार गया तो आगे क्या रहता है, अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट। अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट, अपीलेंट मतलब जो अपील करता है कोर्ट में, अगर ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो वापिस ये अपील कर सकता है, जो अपील करता है वो अपीलेंट, और जो रिस्पॉन्ड करता है वो अपील को, उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। मतलब पहला ये जिसने गाड़ी डाली और दूसरा जिसको डिफेंड करना है, ये हमेशा ऐसे रहता है। In the case, the Supreme Court held the legislative measures directly touch the company of which petitioner is a shareholder. He can petition on behalf of company if by the impugned मतलब ये क्या, purported या फिर जो भी एक्शन ले रहे वो, impugned एक्शन मतलब जो भी एक्शन लेने का ट्राई कर रहे, impugned मतलब mentioned एक्शन, जो भी वो एक्शन लेने का ट्राई कर रहे, his rights are also infringed। infringed मतलब उसके राइट्स उसको मिल रहे नहीं है, he is not able to use those rights, या फिर उसके राइट्स को ये मिल रहा है, मतलब क्या बोलते हो उसको राइट्स को फुलफिल नहीं करते आ रहे, ही इज नॉट एबल टू एक्सरसाइज दोज राइट्स। इन दैट केस कोर्ट एंटरटेन द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 at the instance of director as a shareholder. It is therefore to be noted individual right is not lost that he is a shareholder of company. कंपनी मतलब कंपनी सिटीजन नहीं है, बराबर, तो कंपनी को राइट्स बहुत कम मिलते हैं, बट कंपनी को नहीं मिले, कंपनी के शेयर होल्डर को या डायरेक्टर, ये तो दोनों पर्सन ही है ना, वो कंपनी के बिहाफ पे केस कर सकते हैं, उनको राइट्स है एज अ पर्सन दे कैन केस, वहां पे वही बोला। दूसरा केस देखो, बेनेट कोलमैन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, Supreme Court stated that now it is fundamental rights of the shareholders are not lost when they associate to form a company। बराबर, तुमने कंपनी बना दी, भले कंपनी को राइट नहीं, बट तुम्हारे राइट्स एज शेयर होल्डर तो रहेंगे, आर इम्पेयर्ड। जब शेयर होल्डर्स का नुकसान होता है तो राइट्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं, शेयर होल्डर राइट्स इक्वली एंड नेसेसरीली अफेक्टेड बाय द कंपनी आर अफेक्टेड। अगर कंपनी को नुकसान हुआ, शेयर होल्डर्स को ही अल्टीमेटली नुकसान होगा, इसलिए शेयर होल्डर्स कंपनी के बिहाफ पे केस कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। कंपनी हैज नेशनलिटी एंड रेसिडेंस, मैंने जो 3 बातें की, ओरिजिन मतलब इसको क्या बोलते हैं, नेशनलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वापिस एक बार बताता हूँ, ओरिजिन मतलब तुम कौन सी रेस से बिलोंग, नेशनलिटी बोलते हैं ना उसको, कहाँ पे पैदा हुए, राइट। एक इंडियन पर्सन है, उसने एक यूके वाले पर्सन से शादी करी और उसका बच्चा फिर अभी मतलब वो यूके में ही पैदा हो गया, तो उसकी नेशनलिटी क्या रहेंगी, यूके वाली रहेंगी, इंडियन नहीं रहेंगी ना।
बराबर। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या है। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय जुडिशियल डिसीजंस, कंपनी कैन नॉट बी सिटीजन, कंपनी सिटीजन नहीं हो सकता, बट नेशनलिटी या ओरिजिन कंपनी को रह सकता है, और कंपनी को रेसिडेंसी भी रहेंगे, वो चेक करेंगे, बट नेशनलिटी को रहेंगे। ये डिटेल्स नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस, समझा कि तो रेसिडेंस भी रहेगा। नेशनलिटी मतलब क्या, कहाँ पे पैदा हुए, रेसिडेंसी मतलब कहाँ पे काम कर रहे हो। मैंने जैसे बोला, वापिस बता दूं, मैं इंडिया में पैदा हुआ, देन आई वेंट टू यूएस, आई वर्क देयर फॉर 10-15 years, मेरे को वहां पे सिटीजनशिप मिल गया। आफ्टर सम इयर्स मेरे को वहां पे अच्छा नहीं लगा, आई शिफ्टेड टू कनाडा, तो मेरा रेसिडेंसी कनाडा हो गया, मेरा नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा, और मेरा सिटीजनशिप कौन सा, यूएस का। ठीक है। इन गैस वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स, मैकनोएन जे, जे मतलब क्या, जस्टिस, तो एक जज है, ये अपने इंडिया में नहीं था ये केस, held that the limited company is capable of having domicile, domicile मतलब domicile certificate होगा तुम्हारा, तो ये sort of क्या रहता है, तुम कहाँ पे रहते हो, is the place of its registration, कहाँ पे रहते हो, and domicile claims to its existence. He observed, suggested that body corporate has no domicile. It is quite true that body corporate cannot have a domicile in same sense as individual, but by an analogy with natural person, the attributes of residence, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी कैन बी गिवन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो रेसिडेंसी और नेशनलिटी बॉडी कॉर्पोरेट को मिलता है, सिटीजनशिप मिलेगा क्या, पर नहीं मिलेगा। केस देखो, तुलिका वर्सेस पैरी एंड कंपनी का केस है। A joint stock company resides where its place of corporation is, incorporation मतलब उसका nationality कौन सा है, where the meetings of whole company or those who represent it are held, जहाँ पे कंपनी के जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, यूजुअली बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, where the governing body meets, वही बोर्ड मीटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी एक्सरसाइजिंग द पावर्स कन्फर्ड। तो कंपनी का नेशनलिटी, कंपनी कहाँ पे रहते हैं ऐसे अज्यूम किया जाता है, इधर बाय द नेशनलिटी मतलब कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है, या कहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल रहे हैं, कहाँ पे जनरल मीटिंग्स हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट मतलब ये पॉइंट देखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, ये तो तुमको मालूम है। लेट्स से ए बी सी, तीन लोगों ने एक कंपनी शुरू कर दी, तीनों ने 50-50 लाख डाल दी, ठीक है, कंपनी का हो गया 1.5 करोड़ हो गया। कंपनी पहले बहुत प्रॉफिट, 1.5 करोड़ के 8 करोड़ हो गए, बट बाद में कंपनी के लायबिलिटी 10 करोड़ हो गए, 8 करोड़ के असेट्स और 10 करोड़ के लायबिलिटीज। अभी क्या होगा, क्या होगा, मैंने तुमको बोला, कंपनी अगर लिमिटेड कंपनी, नाम में सिर्फ नाम में अगर लिमिटेड है, तो क्या होगा फिर, इसका 8 करोड़ के एसेट बेच देंगे, वो इनकॉर्पोरेट मतलब ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है माइनस कर लेंगे, और फिर बचे हुए लोग, अगर ये लेट्स से 7.5 करोड़ बचे, 7.5 करोड़ या 10 करोड़ वालों को पे ऑफ हो जाएंगे, उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएंगी। इन लोगों को घर से पैसा लेके आने की जरूरत है क्या, नहीं। पार्टनरशिप में सोल प्रोपराइटर में घरदार बेचना पड़ता है कभी कभी, अगर बिजनेस में एड़ा कुछ भी मतलब बिजनेस बहुत गलत तरीके से किया, तो लायबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ती है फुली। यू हैव टू सेल योर किडनीज, यू हैव टू सेल योर लंग्स, सारे ऑर्गन्स बेच के भी पैसा देना, आई एम जस्ट टेलिंग, बट यू हैव टू सेल योर हाउस, यू हैव टू सेल ऑल द प्रॉपर्टीज यू ओन, तब जाके यू विल बी डेट फ्री, बट कंपनी में वैसा नहीं रहता। द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेजेस। ये लोग तो कंपनी बनाते हैं, कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, ओनर ऑफ इट्स असेट्स आर बाउंड बाय इट्स लायबिलिटीज। बस, तो फिर जो सेपरेट पर्सन है तो कंपनी के ही असेट्स रहते हैं, कंपनी की लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर एक्सटेंड्स टू द कंट्रीब्यूशन। मेंबर की जो लायबिलिटी रहती है, लेट्स से एक मेंबर ने 50 लाख के शेयर खरीदे, जिसमें से उसने 45 लाख भरे, उसको सिर्फ भरने कितने, 5 लाख। कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कंपनी बंद है या शुरू है, उसको 5 लाख भरने पड़ेंगे, बस उसकी इतनी लायबिलिटी। Members even as whole are neither the owner of company's undertakings nor liable for its debts। बराबर, भले ही वो ओनर है, बट कंपनी के लायबिलिटी के लिए वो पर्सनली उनको अपन पकड़ नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, अ शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द बैलेंस इफ एनी ड्यू ऑन शेयर्स हेल्ड बाय हिम when called upon to pay and nothing more, even if the liabilities of company far exceeds its assets। ठीक है, अगर लायबिलिटी ज्यादा भी तो भी पैसा भरने की जरूरत है कि तुमको, नहीं। दिस मीन्स दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, इफ ए होल्ड शेयर्स ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹1000 एंड हैज ऑलरेडी पेड ₹500 और 50% ऑफ वैल्यू एज पार्ट पेमेंट एट द टाइम, ही कैन नॉट बी, देखो 1000 रुपए उसको भरने में 500 भरे, तो और कितने भरेंगे, वो 500, कितना सिंपल। अगर कंपनी डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, तो फिर उसको भरने की जरूरत ही नहीं है। अगर फुली पेड शेयर्स है तो, पर अगर फुली पेड नहीं तो फिर उसको उतना भरने की जरूरत है। 3 टाइप की कंपनी ऐसी सेट में पड़ा होगा, एक रहेगा लिमिटेड कंपनी, दूसरा रहेगा अनलिमिटेड कंपनी, और तीसरा लिमिटेड विथ गारंटी। विथ गारंटी मतलब क्या, तुम लायबिलिटी लिमिटेड है और कुछ गारंटी भी देना है। अनलिमिटेड में भी 2 टाइप्स रहते हैं। लिमिटेड में
एक तो फुल लिमिटेड, लिमिटेड विद गारंटी, फिर अनलिमिटेड में नॉर्मल वाला, और अनलिमिटेड विद गारंटी। गारंटी मतलब क्या कि कंपनी डूबने पे ये गारंटी देना पड़ता है। गारंटी कब देना पड़ता है? कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, बंद हो गया था। बकली जी नहीं बोलोगे उसको, जस्टिस बकली इन आर मतलब रेफरेंस केस कौन सा दे रहे? लंडन एंड ग्लोब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑब्जर्व द स्टैट्यूट्स मतलब लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेड लायबिलिटी हैव प्रोबेबली डन मोर देन एनी लेजिस्लेशन इन द लास्ट 50 years कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। बराबर ना? शेयर होल्डर्स को जरूर एनी advantage of investor as well as public allowed encouraged aggregation of small sums which have been employed in undertaken of greater public utility largely मतलब ये क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन अच्छा है, कॉर्पोरेटाइजेशन अच्छा है, पर हर चीज के एक्सेप्शन रहते हैं। इतने सिर्फ अपन एक्सेप्शन कर लेंगे, ये शायद से आज अपने पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक मिनट से ठीक है। एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी को क्या क्या एक्सेप्शंस है? मेंबर्स आर severally liable in certain cases if at any time the number of members of a company is reduced। ठीक है, मिनिमम कितने लोग हैं बता देता हूँ, 1 to 7 है मिनिमम लोग हैं, 1 to 7, 1 ओपीसी में, 2 प्राइवेट में और 3 पब्लिक में। ठीक है, अगर ये कंपनी लिमिटेड करके फॉर्म हुई है, ठीक है, तो इतने मिनिमम लोग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होने चाहिए। बट एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 7 लोग हैं, 2 लोग उनको कोरोना हो गया और बेचारे नहीं रहे, ठीक है, निकल गए, उड़ गए, 5 लोग रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी इलीगल हो गया, मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7% स्टे पब्लिक कंपनी में, 5 लोग हैं यहाँ पे, पर फिर भी लॉ फुलफिल हो रहा है क्या? नहीं। तो 6 महीने का एक टाइम दिया जाएगा। जिस दिन ये पर्सन कम हो गया ना, उस पीरियड से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने में तुमको सुधारना, 6 महीने में तुमको क्या है, जो लॉ में मिनिमम जितने लोग बोले मतलब 2 लोग ऐड करने हैं तुमको। अगर तुमने कर दिए 6 महीने में, क्योंकि लॉ कुछ तो टाइम देगा ना, नए लोग ऐसे ही थोड़ी लेके आओगे, ठीक है, ऐसा नहीं ना बच्चे पैदा करना जैसा नहीं हो, ठीक है। यू हैव टू सेंसिबली चूज पीपल बिकॉज दोज विल बी मेंबर्स, दोज विल हैव राइट्स। तो तुमको काफी उनको सेंसिबली चूज करना, और वो सेंसिबली जब चूज करोगे उसको टाइम तो लगेगा, तो इसलिए लॉ क्या बोलता है? 6 महीने टाइम देंगे। वो 6 महीने में तुमको ये लोग कितने करने? मिनिमम 7 पब्लिक में। बट अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ये 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा? फिर इलीगल हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। पढ़ते मेंबर्स आर severally liable if at any time number of members is reduced in case of public company below 7, in case of private below 2 and a company। ओबीसी में एक पर्सन मर गया ना, उसका ऑटोमेटिक एक नॉमिनी रहता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, इन दोनों में प्रॉब्लम आता है। एंड इफ द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, समझा क्या? ये 6 वर्डिंग्स हमेशा क्या है, ऐसे वर्ड्स को फिगर्स में कर दो। 6 months while the number of members is also reduced। अगर देखो 6 महीने में रेक्टिफाई करना तो नहीं किया, then every person who is a member during the time that it so carries on business after those 6 months, after यहाँ पे मेरे क्या आफ्टर 6 महीने होने के बाद, लेट से ये 1 जैन को इतने 7 लोग थे, 2 लोग मर गए, लेट से अभी 31 मार्च को 2 लोग मर गए, ये 31 मार्च को 2 लोग मर गए, तो 31 मार्च से 6 महीने कब तक? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक 5 लोग भी रह चलेगा, एक भी पर्सन रहा तो भी चलेंगे। जैसे ही 30 सितंबर हो गया, तुमने तब तक 7 लोग करने चाहिए थे, बट अगर नहीं किए तो 1 अक्टूबर से कंपनी में सारे मेंबर्स क्या हो जाएंगे? उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, और उनको मालूम भी है कि 7 लोग होने चाहिए थे पर है नहीं, they shall be severally liable मतलब अनलिमिटेड कंपनी हो जाएगा फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सेवरली sued therefore। तो ये जो टाइम में जो भी डेट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो फिर उनके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। इसका अपन एग्जांपल भी देखेंगे बाद में। When a company is incorporated as unlimited, अनलिमिटेड कंपनी में तो लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहता है। When a company has got incorporated by furnishing false और incorrect, झूठा इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट, दोनों में फर्क क्या है? फॉल्स मतलब ज्यादा झूठ बोला, और इनकरेक्ट मतलब क्या कुछ चीजें बोली नहीं है। तुम बोलोगे यार क्या फर्क पड़ रहा है, बात तो एक ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तुम ट्रिप को जा रहे हो कोई तो भी आगे, प्रोवाइडेड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कोरोना जैसा प्रॉपरली हो गया, तुम गोवा जा रहे हो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, उसमें तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी। घर वालों ने पूछा क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या कौन, तो फिर तुमने बोला नहीं, ये झूठ हो गया, राइट। दूसरा, उन्होंने ये पूछा कि कौन कौन है तुम्हारे साथ, कोई स्पेशल पर्सन है क्या? अभी यहाँ पे तुमने सच बोलना चाहिए था, पर तुम क्या बोले? नहीं नहीं, सारे फ्रेंड्स ही और एक दो स्पेशल फ्रेंड्स है, या फिर एक बहुत स्पेशल फ्रेंड है, एकदम बेस्ट फ्रेंड है। अभी तक बेस्ट फ्रेंड इज योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, पर तुमने घर वालों को बोला था
तो ये क्या हुआ, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। दोनों में बहुत टेक्निकलिटी का फर्क है, बहुत थिन लाइन है, बट फॉल्स और इनकरेक्ट बोलना, समझ आया, वो तुमको समझ आया। रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, एक मेन बात हुई ना, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वही छुपा दी तुमने। एनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स filed or made for incorporating such company or by fraudulent action. The tribunal may on an application made to it on being satisfied situation for warrants direct the liability of members such company to be unlimited. मतलब अगर कुछ फ्रॉड किया है, कुछ इनकरेक्ट बोला है, कुछ सप्रेस किया है, मटेरियल सप्रेस मतलब दबाया है, छुपा है, कुछ जो सही बातें वो बताए नहीं है, तो फिर तुम्हारी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। Further, under section 339 subsection 1, where in course of winding up, जब कंपनी बंद हो रहा है, it appears business has been carried on with the intent to defraud creditors. अगर उनको ये समझ में आया कि जो business carried on हुआ है वो मारने के लिए, वो defraud करने के लिए हुआ है, और any other person or for any fraudulent purpose, the tribunal may declare the persons who were knowingly parties to carrying on business in the manner said as personally liable. तो फिर उनको पर्सनली लायबल मानेंगे विदाउट लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी। तो फिर ये उनको गलत मानेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शंस देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 वेयर इट इज प्रूव्ड दैट प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट्स फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी or any person or for any fraudulent purpose, every person who was a director at the time of issue of prospectus or has been named as director for the prospectus or has authorized the issue। prospectus मतलब क्या रहता है, कंपनी के भप्पारे, मतलब मैंने बोला ना कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे क्लास का prospectus मैंने या मेरी टीम ने भेजा होगा, राइट, तो उसमें सारी चीजें ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, सच होना चाहिए। अगर तुमने उसमें कोई भी झूठ बोला है तो फिर जिस भी पर्सन ने वो प्रोस्पेक्टस देखा है, जिस भी पर्सन ने उसमें साइन किया है, वो ऑथोराइज किया है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन बाय एनी पर्सन जिसने शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदे प्रोस्पेक्टस देख के। प्रोस्पेक्टस देख के कुछ भी अगर खरीदा तो प्रॉब्लम है। As per section 75 subsection 1, where a company fails to repay the deposit, डिपॉजिट मतलब लोगों से पैसा बोरो किया, बराबर, जैसे बैंक में एफडी करते हैं ना अपन, बैंक में क्या आता है, एक पर्सन जाता है और वो एफडी कर देता है, पैसा रखता है, तो एक पर्सन बैंक के पास ना जाके कंपनी के पास जाता है और वहां पे एफडी करता है। तुम बोले कौन येड़ा करेगा, आज एफडी का रेट क्या चल रहा है 6.5%, बैंक में यूजुअली, कंपनी में यूजुअली मिलेंगे 9% से ज्यादा, तो तुम्हारा भी फायदा, कंपनी का कैसे फायदा, कंपनी को अगर लोन लेना है तो मिनिमम 15%, कंपनी का भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। तो अगर कंपनी ने तुमसे डिपॉजिट लिया, एफडी लिया है और वो कंपनी ने भरा ही, मतलब कंपनी ने पैसा लिया और दिया ही नहीं, इधर इंटरेस्ट नहीं दिया या प्रिंसिपल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और अलाउड बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, डिपॉजिट्स हैड बीन एक्सेप्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, और जानबूझ के कंपनी ने डिपॉजिट लिए थे लोगों को एड़े में, वो केबीसी करके था ना नासिक में एक कंपनी, तो वैसा एवरी ऑफिसर वाज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट शैल without prejudice मतलब without affecting to other liabilities personally responsible for all or any of the losses or damage incurred, तो वो personally liable रहेंगे। without prejudice मतलब बाकी चीजें छोड़ के, without affecting other liabilities मतलब बाकी पैसा तो देने ही, प्लस डिपॉजिटर्स को भी नुकसान भरपाई देना। Last point, section 224 subsection 5 states where the report made by inspector states that fraud has taken place in a company and due to such fraud any director, KMP or any other officer of the company or any person or entity undue advantage or benefit whether in any form of asset, property or any cash in the manner, central government may file an application before the tribunal regarding to disgorgement। disgorgement मतलब क्या, अगर तुमने कुछ भी इसे फ्रॉड करके पैसा कमाया, डिसगॉर्जमेंट मतलब वो पैसा पूरा जब्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी कैश या जो भी हो सारा जब्त हो जाएगा, एंड ऑल्सो डायरेक्टर्स वो उनके लायबिलिटी भी लगेगा, मतलब उनके केस भी चलेगा, ठीक है। आज ये इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस बता देता हूँ किसके एक्सेप्शन है लिमिटेड लायबिलिटी का। एक, अगर मिनिमम नंबर से क्या हो गया, मिनिमम नंबर से कंपनी, वो जो प्राइवेट में 2 लोग लगते हैं या पब्लिक में 7 लोग रखते हैं, उतने मेंबर है नहीं अभी, 6 महीने में तुमने रेक्टिफाई करना था, 6 महीने में किया नहीं, तो 6 महीने के बाद सारे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड फॉर द टाइम डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन, जिस दिन से लोग मरे ना उस दिन से होगा वो। इसमें टेक्निकलिटी कल एक केस बताऊंगा, ठीक है, कल एक केस बताऊंगा, वो प्रॉपर्ली समझ जाएंगे तुमको, तो वो वहां पे देखना है। फिर दूसरा क्या, अनलिमिटेड कंपनी है, कंपनी अगर झूठे डॉक्यूमेंट्स देके फॉल्स, इनकरेक्ट और फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन, सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट से बना,
कंपनी बनाए क्रिएटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, लोगों को एड़े में निकालने के लिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में मतलब प्रोस्पेक्टस में था कुछ मिसस्टेटमेंट्स थे, फ्रॉड करने के एंगल से, लोगों को इंड्यूस एड़े में निकालने के एंगल से प्रोस्पेक्टस बनाया था, तो डायरेक्टर्स भी रहेंगे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। डिपॉजिट लिए थे कंपनी ने और ना ही उस पर इंटरेस्ट रिपे किया या फिर उस पर प्रिंसिपल रिपे किया, तो फिर वापिस डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। एंड इंस्पेक्टर स्टेट्स, मतलब इंस्पेक्शन हुआ कंपनी में, दया कुछ तो गड़बड़ है, और इंस्पेक्शन के टाइम पे ऐसे समझा कि किसी ने तो भी फ्रॉड किया है, वो व्यक्ति को, तो जो भी उसने फ्रॉड किया है, ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए रुक जाते हैं।